You hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we start our lesson number 10, 18th century political formation from our history book. Students, in this chapter you look two maps, map 1 and map 2, and you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. कि इन मैप्स को देखकर आपको ये समझ में आएगा कि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो हमारे उपमहाद्वीप थे उसमें क्या ऐसा हुआ था। तो इसमें हम इनकी बाउंड्रीज जब देखेंगे तो मुगल एम्पायर जो था वो रीशेप्ड हुआ था और एमर्ज हुए थे यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स। और 1765 के बाद हम नोटिस करते हैं कि एक अनदर पावर जो कि थी ब्रिटिश की, वो उसने सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया था जो ईस्टर्न इंडिया की जो मेजर टेरिटरीज थी उनमें, एज यू सी हियर इन दैट मैप। नाउ in these maps they tell us in that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relative short span of time, कि एक छोटे समय के अंतराल में जो भारत था, इंडिया था, उसमें 18th सेंचुरी में ऐसी परिस्थितियां आई कि उसने इंडिया को बहुत ही नाटकीय ढंग से बदल दिया था। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो नए पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो सब कॉन्टिनेंट में 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो आए। और ऐसा माना जाता है कि 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से लेकर जो तीसरी बैटल थी 1761 में पानीपत की, उस समय के बीच का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। Now here the first topic is the crisis of the empire and the later Mughals, कि जो मुगल्स जो और उनके बाद के जो शासक थे उनमें क्या संकट आया था उसके बारे में। In chapter 4 you saw how the Mughal empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing year of the 17th century. These were caused by a number of factors. Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. तो चैप्टर 4 में जैसे हमने पढ़ा कि किस तरह से मुगल एम्पायर जो था उसने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी थी और वह हाइट तक पहुंचा था, लेकिन ऐसा 17th सेंचुरी के एंड होते होते ऐसा कौन सा ऐसे संकट थे जिसके कारण वैरायटी ऑफ संकट जो थे वो वहां पर आ गए। तो उसके कई फैक्टर हैं, कई कारण हैं। तो पहला तो ये बताया कि जो औरंगजेब था तो उसने मिलिट्री और जो फाइनेंशियल जो आर्थिक जितने भी रिसोर्सेस थे उसके एम्पायर की, उसने सब युद्ध के दौरान पे खर्च कर दिए थे। Now under his successors the efficiency of the imperial administration broke down. It became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep a check on powerful mansabdars, nobles appointed as। तो उनके सक्सेसर जो उनके उत्तराधिकारी थे तो उनमें वो एफिशिएंसी नहीं थी कि वो उस तरह से अपने शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके। तो इसके कारण क्या हुआ, मुगल एम्परर्स को उनके जो पावरफुल मनसबदार थे उनके ऊपर चेक करना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने नोबल्स अपॉइंट किए, गवर्नर्स जिन्हें सूबादार या ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस ऑफ रेवेन्यू मिलिट्री, वो उन्हें देखा करते थे। तो ये इससे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो मिलिट्रिकल पावर थी वो मुगल एम्पायर की वास्ट रीजन्स में फैल चुकी थी। तो एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंस द पीरियडिक रेमिशंस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिक्लाइन। जो जैसे जैसे जो गवर्नर्स थे उनका कंट्रोल हो गया प्रोविंस के ऊपर, तो जो रेवेन्यू जाता था राजधानी में उसकी मात्रा जो हो गई वो कम होती गई। पीजेंट और जमींदारी जो थी वो रिबिलियन हो गया, बहुत सारे पार्ट में नॉर्थ और वेस्ट में इंडिया में ऐड हुए। उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी शुरू की, उनके द्वारा रिवॉल्ट्स स्टार्ट किए गए क्योंकि टैक्सेस जो थे वो बढ़ रहे थे। तो उस समय पे ऐसा अटेम्प्ट था कि जो चीफटेंस थे वो सॉलिडेट कर रहे थे अपनी पोजीशन को ऊपर बढ़ाने के लिए। तो मुगल अथॉरिटी जो थी वो इस चैलेंज को, जो रिबिलियंस के ग्रुप के चैलेंज को, वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो इन ग्रुप्स ने ना केवल इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो थे उनको सील किया बल्कि अपनी पोजीशन को ऊपर बढ़ाया। तो मुगल एम्परर औरंगजेब के बाद जितने भी बने थे उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अथॉरिटी जो थी वो शिफ्ट कर दी प्रोविंस गवर्नर के और लोकल गवर्नमेंट्स और अदर ग्रुप्स थे। इसके कारण उनके ऊपर स्थापित बनाना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसा कि हम देख रहे हैं, रिच हार्वेस्ट और एम्प्टी ऑफ कॉफर्स मीन्स कि ऐसा एक राइटर के उससे पता चला कि जो ग्रेट लॉर्ड्स होते थे वो हेल्पलेस हो गए थे
और जो पीजेंट हो गए थे उन्होंने अपने वो 2 फसलें उगाते थे साल भर में, और उसको लॉर्ड्स को देखने नहीं मिलता था। तो किसान जो थे वो गोल्ड बना रहे थे अपने लिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो इन द मिडेस्ट ऑफ दिस इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, कि ऐसे मध्य में आकर जो आर्थिक और राजनीतिक संकट आया था, द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह, तो उस समय नादिर शाह आया। ऐसी परिस्थिति चली रही थी उस समय, नादिर शाह आया, sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth। और 1739 में वो दिल्ली आया और उसने जितनी भी वेल्थ थी वो सारी भरकर ले गया। This invasion was followed by a series of plundering raids by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1742 and 1761। तो इस तरह से उस समय जो इन्वेशन था वो चालू हो गया, और ये जो सीरीज थी रेड डालने की, आना और यहाँ से लेकर सामान चले जाना, तो ऐसा अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने भी किया था, जिसने भारत को 5 बार 1748 से लेकर 1760 के बीच में 61 के बीच में वो 5 बार आया और यहाँ पर रेड डालकर गया। Already under sir pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of noble। तो इतना सारा प्रेशर तो ऑलरेडी था हर तरफ से, इसके साथ साथ फिर जो एक कंपटीशन था वो भी डिफरेंट ग्रुप्स का स्टार्ट हो गया। उसने 2 भागों में उसको फैक्शन कर दिया उसका, एक थे ईरानी और दूसरे थे तुरानीज, जो कि तुर्किश डिसेंट से थे। लंबे समय तक जो लेटर मुगल्स थे वो कठपुतली बने रहे उनके एक पार्ट के पावरफुल ग्रुप की। एंड द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर्स। तो जो सबसे ज्यादा बेकार स्थिति आई वो 2 मुगल एम्परर्स के टाइम पर आई। मुगल एम्परर फारूक सैयार 1713 to 1719 एंड आलमगिरी II were assassinated and 2 other Ahmad Shah and Shah Alam II were blinded by their nobles। तो ये जब चले गए उस समय पर और ज्यादा जो मुगल्स की कंडीशन थी उनके ऊपर और ज्यादा संकट आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पॉइंट था कि किस तरह से मुगल एम्पायर में और जो बाकी के लेटर मुगल्स थे उनके ऊपर किस तरह से संकट आया। सो दैट वीडियो बिलोंग्स टू दैट। So you have to read these paragraph and points and underline the major points of that chapter. So your homework is to read it and try to understand it once again.